जी टी वी में मुजाहिद वली आपको खुश आमदीद करता है। और बलूचिस्तान के तमाम ही शहर यूँ तो मुतासर हैं। कोयटा और उसका रेड ज़ोन वो भी शदीद मुतासर हुआ है, और गवादर जहाँ आज तीसरे दिन भी अभी तक कंफर्म खबरें इसलिए नहीं आ रही कि ना तो इंटरनेट ना टेलीफोन के ज़रिए रब्ता हो रहा है, लेकिन ज़राए का ये कहना है कि इतवार के दिन डॉक्टर मारहंग बलोच ने और उनकी यकजहती कौंसिल ने जो धरना दिया था वो अभी तक जारी है। और इसका जो सबसे ज़्यादा पहलू जो है वो संगीन ये है कि आपको इल्म है कि पाक ईरान बॉर्डर और फिर मकरान से जो रास्ते जाते हैं सारे मुल्क को, ये कहा जाता है कि बंद हैं, कारोबारी इदारे बंद हैं। और फिर सैकड़ों नहीं बल्कि कुछ लोग कह रहे हैं कि 1000 से ऊपर से ज़्यादा वो ज़ायरीन जो ज़ियारतों के लिए मुहर्रम के दिनों में गए थे वो वहाँ पर बेबसी के आलम में पाकिस्तानी बॉर्डर पर पड़े हुए हैं। आज 4 दिन हुए, उनकी हेल्प के लिए कोई नहीं आ रहा। तो देखिए किस दर्दमंदी से ये अपील कर रहे हैं पाकिस्तान गवर्नमेंट से, इदारों से, इंतज़ामिया से। कब तक हम यहाँ बैठे रहेंगे? कोई सुनने वाला है हमारी कोई बात सुनने वाला है? बच्चे बीमार हैं, यहाँ पे कोई सुनवाई नहीं है किसी किस्म की भी। हमसे बार बार ये कहा जा रहा है अभी रोड खुल रहा है, अभी बंद हो रहा है, अभी खुल रहा है, अभी बंद हो रहा है। हम यहाँ कब तक बैठे रहेंगे? कब तक बैठे रहेंगे? मेरे सामने देखें, बच्चे सामने खड़े हुए हैं, ये देखें आप, ये बच्चे को बुखार हो रहा है, इसको कौन देखने वाला है? कोई इंसाफ फराम करने वाला है यहाँ पर? हम क्या मुहिब वतन नहीं है? हमारा ताल्लुक पाकिस्तान से नहीं है? हम ज़ियारत करके आए ईरान इराक से, हमारा कसूर क्या है? परेशान है भाई, पानी भी नहीं है पीने के लिए, ठंडा पानी नहीं है, वॉशरूम्स तक के लिए पानी मौजूद नहीं है, ख़वातीन हैं वो बीमार पड़ रही हैं। हुकूमत बाला कुछ सोचे इस मामले में और हमें एक्सेस दे ताकि हम अपने घर को वापस जा सकें। देखिए हमारे बच्चे बुखार में मर रहे हैं, हम यहाँ पे कोई दवाई नहीं है, कुछ नहीं है, कहाँ जाए, क्या करें? और हम लोग पैसे थोड़ी लेकर आए थे कि हम लोग यहाँ के खर्चा करेंगे। आपने देखा कि ये आवाज़ें ना कोयटा जा रही हैं ना इस्लामाबाद के, सैकड़ों नहीं बल्कि 1000 से ऊपर से ज़्यादा ज़ायरीन जो मुहर्रम के दिनों में गए थे पाक ईरान बॉर्डर पर, जो गालिबन कोई ग्वादर से कोई 1 घंटे का भी रास्ता नहीं होगा, इंतहाई कसम पुरसी की हालत में वहाँ पर मौजूद हैं। कहते हैं जी हमारे पास पानी नहीं है, हमारे पास खाना नहीं है, और यहाँ पर कोई जो है हुकूमत का बंदा फैसिलिटेट करने के लिए तैयार नहीं। मेरे ख्याल में सिक्योरिटी इदारे जो इस वक्त ग्वादर उसके इतराफ़ में ख़ासी बड़ी तादाद में और मामलात को देख रहे हैं, उन्हें इन ज़ायरीन के मसलों को भी देखना चाहिए। हमारे साथ कोयटा में हमारे GTV की ब्यूरो चीफ मौजूद हैं, बुशरा कमर। बुशरा भी आप थोड़ी देर देख रहे थे, खाली मसला गवादर का शहर का नहीं है या मकरान का नहीं है या कोयटा नहीं है, और वो भी जो अभी जो ख़ास तौर पर मैं देख रहा था कि ज़ायरीन जो है पिछले 3 दिन से वहाँ से क्रॉस नहीं कर सकें। इसी तरह आपके यहाँ क्योंकि दूर दराज के इलाके हैं सब, कोई 200 मील 400 मील 4 घंटे का रास्ता, कोयटा से मस्तूंग गालिबन 4 घंटे का रास्ता, मस्तूंग से अगर तुर्बत चला है फिर 4-5 घंटे का रास्ता, फिर तुर्बत से पसनी और वाड़ा, और यहाँ लोग अपने फैमिली से मिलने भी फिर तजारती तौर पर भी मिलते हैं। तो पूरा एक लिहाज से लगता है कि मकरान समेत बलूचिस्तान का जितने भी एरिया है वो गवादर के सबब बिल्कुल स्टैंड स्टिल हो गया है। बुशरा बलूचिस्तान के 27 अजला में जो है वो एहतजाज किया जा रहा है। कई मकामात ऐसे हैं कि जहाँ पर रोड जो है मुजाहिरीन की जानिब से भी बंद किए गए हैं, और हुकूमत ने मुमकिना जो एहतजाज है जिसमें शिद्दत के खतरे को देखते हुए कई मकामात पर कंटेनर लगा के हुकूमत की जानिब से भी रोड बंद किए गए हैं। जिस तरह से ये ज़ायरीन इस वक्त कप्तान और गवादर के इलाकों में फंसे हुए हैं, तो वहाँ पर अगर गर्मी की बात करें तो इस कदर शदीद गर्मी है कि पीने का पानी ना होने की वजह से और खाना पीना ना होने की वजह से खुले आसमान तले वो इस तपती धूप में जो है दिन गुजार लेते हैं और भूखे प्यासे जो है वो रात भी गुजार लेते हैं। यही सूरत हाल बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों की है कि जहाँ पर ताजर बरादरी जो दूसरे इलाकों से सब्जियां, फल, मुर्गी और इसके अलावा दूसरी चीजें लेकर आती है, उनकी वो तमाम चीजें जो हैं वो इस वक्त गल सड़ चुकी हैं बुरी तरह से। कोयटा के 2 अस्पताल है, जिसमें फातिमा जिन्ना जनरल नेचर्स अस्पताल है और शेख ज़ायद अस्पताल है, जहाँ पर लिक्विड ऑक्सीजन गैस की जरूरत होती है पेशेंट को। वो गैस जो है वो 2 दिन की अब बाकी रह गई, ऑक्सीजन गैस जो है अब वो उनको ना मिलने की वजह से जो मरीज दाखिल हैं उनकी जानों को भी खतरात
मजीद बढ़ चुके हैं क्योंकि अच्छा बुशरा, कराची ये से तो और ये तो लाहौर से बुशरा जो यकीनन बड़ा बहुत ही, ये तो एक इंसानी पहलू है जिसकी तरफ बलूचिस्तान की गवर्नमेंट को और ख़ुद वहाँ पर जो ख़ास तौर पर जो इदारे कंट्रोल कर रहे हैं उन्हें भी इन लोगों के बारे में सोचना चाहिए। लेकिन कल जो सरफराज बुगटी साहब ने वज़ीर आला ने असम्बली में बड़ी जज्बाती तकरीर करी और उन्होंने उस तहरीरी माहदे का भी जिक्र किया जो उन्होंने डॉक्टर मारंग से किया था, तो और साथ साथ उनका ये भी कहना था कि एक बड़ा वफ़द जो है वो गवादर आने वाला था, ग़ालिबन इफ्तिताह भी 14 अगस्त को होने वाला था। तो इस बारे में कुछ बताएंगी हमें बुशरा? जी बिल्कुल, देखें गवादर एयरपोर्ट जो है वो अब मुकम्मल होने के आखिरी मराहिल में दाखिल हो चुका। 14 अगस्त पर जो है इस एयरपोर्ट का बाकायदा तौर पर इफ्तिताह किया जाना था, जिसमें ना सिर्फ ये कि चाइनीज वफ़द जो है उन्होंने शिरकत करनी थी बल्कि वज़ीर आज़म जो है उनकी आमद मुतवक्के थी। साथ ही साथ जो है एक वक़्त इससे कबल इस हफ्ते जो अभी आने वाला हफ्ता है उसमें आकर उन्होंने विजिट भी करना था। जो चाइनीज का एक वक़्त था वो गवादर आते और वहाँ पे आके सूरत हाल का जायजा लेते, लेकिन ऐसी सूरत हाल में अब उस वक्त का आना भी काफी मुश्किल है। और अगर यही सूरत हाल मजीद दिनों तक जारी रही तो इसमें ये खदशा जाहिर किया जा रहा है कि हो सकता है कि फिर 14 अगस्त पर जो है गवादर के एयरपोर्ट का इफ्तिताह ना किया जाए, बाद में कोई डेट डिसाइड कर ली जाए। लेकिन गवर्नमेंट की जानिब से कोशिश की जा रही है कि हालात को कंट्रोल करने के लिए जहां जहां पर कोई सिचुएशन वो देख रहे हैं तो वहां पर सूरत हाल को कंट्रोल किया जा रहा है। बुशरा एक और बात भी तो है कि जो आज, जहाँ तक मुझे इल्म है कि आज वज़ीर आला हाउस में तमाम वज़रा मौजूद थे, इजलास हो रहा था और पीपल्स पार्टी की हुकूमत सुनाए बिलावल साहब भी शायद उनके साथ राब्ते में मौजूद थे। अब आप खुद गौर कीजिए कि हम आम आदमी की भी अब एक ज़िंदगी इंटरनेट और टेलीफोन के बगैर मुकम्मल नहीं हो सकती। लोगों के करीबी अजीज़ चले सियासी तौर पर नहीं, बीमारियों के सबब, अपनी मजबूरियों के सबब हज़ारों मील दूर बैठे हैं, 72 घंटे तो उनकी खबर नहीं मिल रही होगी। तो ये कैसी गवर्नमेंट है कोयटा में बैठी हुई सरफराज बुगटी या पीपल्स पार्टी की, जिनको इन हज़ारों लोगों का ख्याल नहीं, और उनको ये भी इल्म है कि जब आप खबर नहीं देंगे तो फिर अफवाह फैलेगी। खुदा न करे अगर 10 आदमी ज़ख्मी होंगे तो लोग कहेंगे 100 ज़ख्मी हुए, अगर एक हलाकत हुई तो उसको और मल्टीप्लाई लोग करेंगे। यानी इस वक्त जितनी खबरें नहीं आ रही, आप खबर को रोक रहे हैं लेकिन अफवाहों को तो आप नहीं रोक पा रहे हैं ना। आपको और आप तक को भी इल्म नहीं है कि इस वक्त गवादर में क्या हो रहा है। मैंने भी राब्ते की कोशिश की कि गवादर और फिर उसका इतराफ़ का बहुत बड़ा एरिया है, वहाँ क्या हो रहा है। जी बुशरा? बिल्कुल ऐसी सूरत हाल है कि जाहिद साहब काफी दिन से जो है बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों खसूसन कोयटा तक में इंटरनेट की सर्विस जो है वो काफी स्लो थी। अब इन वाकयात के बाद जो है बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में इंटरनेट की सर्विस जो है वो मुकम्मल तौर पर बंद है। इसीलिए जो है कोई मुशद्दिदा खबरें जो है वो नहीं मिल रही। सिर्फ ये नहीं कि इंटरनेट की सर्विस बंद है बल्कि मोबाइल की जो सर्विस है वो भी कई इलाकों में जो है वो मुअत्तल कर दी गई है या उसकी स्पीड इतनी कम कर दी गई है कि अगर कहीं से कोई इंफॉर्मेशन लेने की कोशिश भी की जाती है तो मुकम्मल तौर पर बात ना होने की वजह से इंफॉर्मेशन नहीं मिल रही, जिसकी वजह से कई सोशल ग्रुप ऐसे हैं जो डिसइंफॉर्मेशन फैलाने का जरिया बन रहे हैं, मिसइंफॉर्मेशन फैलाने का जरिया बन रहे हैं, जिसकी वजह से लोगों में इस वक्त जो है वो लोग काफी खौफजदा हैं। कुछ देर कबल जो है वो कोयटा में भी सूरत हाल इस तरह की हो गई थी कि कुछ लोग जो है मुश्तइल लोग बुशरा यही बताइएगा कि कोयटा में भी आपको भी इल्म है, मैं भी एक आध बार आता रहा हूँ कि कोयटा का में जिसे वो रेड जोन कह रहे हैं, कंटोनमेंट कह रहे हैं, वो तो अब शहर में आ गया है। यानी आम लोगों की ज़रूरत और मजबूरी है कि वो उससे गुजरें कारोबार के लिए, बल्कि उनकी फैमिली इधर से नहीं आगे होंगी। तो वो जो कंटेनरों से वो इलाका जिसे रेड जोन कह रहे हैं वो भी बंद कर दिया गया है। ओवरऑल कोयटा की सिचुएशन क्या है, वहाँ तिजारती सरगर्मियों की क्या पोजीशन है बुशरा? मुजाहिद साहब, अगर मैं सरियाब रोड की बात करूं तो आज तीसरा रोज है कि सरियाब रोड मुकम्मल तौर पर बंद है और 5 रोज से जुज़वी तौर पर मुकम्मल बंद था। तो ताजिर बरादरी जो है वो भी काफी इस वक्त गम गुस्से का इजहार कर रही है क्योंकि उनकी दुकानें जो हैं वो जबरी तौर पर बंद करवाई जा रही हैं। मुसलसल दुकानें बंद होने से, कारोबार बंद होने से ताजिर बरादरी तो शदीद किस्म की सरियाब रोड पर मुतासिर नजर आ रही है। लेकिन शहर के भी जो इलाके हैं उनमें कई मकामात ऐसे हैं कि जहाँ पर ट्रैफिक जो है मामूल से इंतहाई कम नजर आ रही है। लोग खौफ के मारे अपनी अगर दुकानें खोलते भी है तो आधे शटर जो है उन्होंने बंद किए हुए हैं। कुछ देर कबल जिस तरह मैंने आपको बताया कि शहर में जिस तरह से लोग निकले और उन्होंने आकर मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया और घूमते फिरते रहे और वहां पर लोगों को डराते रहे कि दुकानें बंद करें, तो कई मकामात ऐसे हैं शहर के कि वहां पर भी दुकानें बंद हो गई थी। बुशरा, अगर मैं आपसे ये मालूम करूं कि बुशरा गालिबन ना सिर्फ अपोजिशन पार्टियां बल्कि
हुकूमत की इत्तेहादी पार्टी, जैसे खुद हिदायत साहब उन्होंने अपने को अलहदा कर दिया है, नेशनल पार्टी भी जो है अब वो खुलकर साथ आ गई है, गालिबन मैंगल की पार्टी भी अब उनका साथ दे रही है, तहरीक इंसाफ तो खैर वहाँ इतना काउंट नहीं करती। तो और ये भी एक बात है कि उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस है या वो तो ताल्लुक जारी है, लेकिन ये जो आपके जो कोयटा में बैठे हुए बलूचिस्तान गवर्नमेंट के तर्जुमान सुबह शाम आपको ब्रीफिंग देते थे, खबरें देते थे, मैंने तो कोई आपको क्या कोई ब्रीफिंग मिली है पिछले 48 घंटे या 24 घंटे में हुकूमत की जानिब से कोई? देखिए इस हवाले से तो मुजाहिद साहब अब तक कोई भी गवर्नमेंट की जानिब से प्रॉपर ब्रीफिंग नहीं हुई है। सिर्फ चंद खबरें जो है वो गवर्नमेंट के ऑफिशियल जो चाहे व्हाट्सएप ग्रुप है या ऑफिशियल उनकी साइट्स है वहां पर जारी हो जाती हैं, उसी से जो है वो कुछ हद तक मदद मिल रही है, लेकिन प्रॉपर तरीके से ना ही वजीर आला बलूचिस्तान की जानिब से, ना तर्जुमान बलूचिस्तान हुकूमत की जानिब से, और ना ही किसी और गवर्नमेंट के जो इस वक्त लोग मौजूद हैं उनकी जानिब से कोई भी इस तरह का मौक़िफ़ सामने नहीं आया, ना ही वो मीडिया के सामने आया और ना ही उन्होंने मीडिया का सामना किया कि वो मीडिया के जो सवालात हैं उनके जवाबात देकर कम से कम उन लोगों को मुतमईन कर सके जो अवाम इस वक्त किसी भी खबर से जो है वो किसी भी खबर को सुनना चाहती है और वो इसी कश्मकश में मुब्तला है कि आया सोशल मीडिया पर चलने वाली खबरें। अच्छा, अगर मैं आपसे बुशरा अगर आखिर में बात ये मालूम करूं कि शायद ज़िया लांगो सूबाई वज़ीर दाखिला, हमने उनसे रब्ता भी किया था, उनके हुआ भी था, शायद उनके जवाब भी हमें मिल जाते, वो उन्होंने तो ऐलान कर दिया था कल के निगोशिएशन हो गए, कामयाब हो गए। अब क्या सूरत है? कल भी मैंने आपसे सवाल किया था कि जो गालिबन जो इसका क़यादत कर रही हैं डॉक्टर मारंग बलोच शायद मंजर आम पर नहीं हैं या उनका कोई नुमाइंदा ऐसा नहीं है जिससे हुकूमत से राब्ते में हो, तो इस लिहाज से सूरत और ज़्यादा बड़ी गंभीर बल्कि संगीन हो गई है ना कि अगर लीडरशिप से मुज़ाकरात नहीं होंगे और अगर वहाँ बहुत ही हम मोहतात अंदाजे के मुताबिक बहरहाल हज़ारों की तादाद में ख़वातीन और लोग मौजूद हैं, तो ये कब तक जारी रह सकेगा, कब तक ये चलेगा? गालिबन उन्होंने 3 दिन का कहा था कि हम अल्टीमेटम दिया था या जी बुशरा? बिल्कुल इसी तरह है कि सूबाई वज़ीर दाखिला मीर ज़िया लांगो जो है वो गवादर में मौजूद हैं, चूँकि गवादर में नेटवर्क की सहूलत मौजूद नहीं है और जिस वक्त जो है ज़िया लांगो किसी नेटवर्क की रेंज में आते हैं तो वहाँ से कोई ना कोई खबर जो है वो हम तक जो है वो पहुँचा देते हैं, लेकिन वहाँ पर नेटवर्क ना होने की वजह से इस वक्त किसी भी किस्म का कोई भी रास्ता नहीं हो सका। गवादर की क्या सिचुएशन है ये कहना कब्ल अज़ वक्त है, क्योंकि वहाँ पर नेटवर्क मौजूद नहीं। जो हुकूमती सतह पर खबरें आ रही हैं उसके मुताबिक वो यही बता रहे हैं कि हालात जो है वो कंट्रोल में है। अब लोगों का जो रश है, जो लोग इस वक्त गुस्से का इजहार कर रहे हैं, वो बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में रोड बंद करके मुख्तलिफ शाहराहों पर धरना देकर अपने गम गुस्से का इजहार कर रहे हैं, लेकिन डॉक्टर मारंग बलोच के हवाले से भी अब तक कोई इतलात नहीं आ सकी है कि आया वो किसी जगह पर कोई मुकाम पर धरना देकर बैठी हैं या किसी ऐसे मुकाम पर जो है वो जाकर बैठ गई हैं कि जहां से वो किसी से कोई राब्ता नहीं करना चाहती। बुशरा कमर हमारी कोयटा में ब्यूरो चीफ, शुक्रिया बुशरा कमर, कोयटा में हमारी ब्यूरो चीफ रही थी कि सूरत हाल इसलिए भी ज़्यादा गंभीर और संगीन हो गई है कि इंटरनेट और मोबाइल फ़ोन की सर्विस बंद होने से किसी भी इलाके या मकाम पर आम लोग एक दूसरे से रब्ता नहीं कर पा रहे हैं। और आपको इल्म है कि बलूचिस्तान में दूर दराज के इलाके हैं, बीमारियां भी होती हैं, कारोबार तो चले अपनी जगह छोड़ें तो, और ख़ाली यानी ये जो इंटरनेट पर जो इन्होंने पाबंदी लगाई है या मोबाइल फ़ोन पर पाबंदी लगाई है, इससे ख़बरें तो रोक ली हैं लेकिन अफवाहें नहीं रुक रही। और आपको इल्म है कि ख़बर से ज़्यादा अफवाह जो है ज़्यादा ख़तरनाक होती है, हलाकतें भी बड़ा चढ़ा कर पेश की जा सकती हैं, जाली तस्वीरें और वीडियो भी चल सकती हैं। इसलिए कोयटा में बैठी हुई हुकूमत को ये समझना चाहिए, जो पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, कि वो इस तरीके से हुकूमत सॉरी टू से चला नहीं सकते जिसका दावा वो कर रहे हैं। ब्रेक के बाद आएंगे तो बलूचिस्तानी के एक सीनियर सियासी रहनुमा से गुफ्तगू करेंगे कि वो बलूचिस्तान की मौजूदा सूरत हाल को किस तरह देखते हैं। GTV में एक बार फिर मुजाहिद वली आपको खुशामदीद करता है और गवादर में जारी कशीदगी को अब चौथा ही दिन होने को आ रहा है कि डॉक्टर मारंग बलोच एक माहिदे के बाद बलूचिस्तान गवर्नमेंट से, वज़ीर आला बुगटी से गवादर पहुंची और फिर कल एक बड़ा सानिया भी हुआ कि हमारे एक जवान शहीद हुए और ज़ख्मी हुए। और सबसे संगीन बात यह है कि तमाम जो ज़मीनी रास्ते हैं और नशी रास्ते हैं वो सब बंद हैं,
جس کے سبب خبریں نہیں آ رہی، افواہیں جو ہے وہ پل لگا کر پھیل رہی ہیں۔ چیف منسٹر نے ایک بار پھر دعوت تو دی تھی ڈاکٹر مارنگ بلوچ کو کہ وہ آ کے مذاکرات کریں۔ صوبائی وزیر داخلہ کے بارے میں بھی کہا گیا تھا، ہم بھی رابطہ کر رہے ہیں کہ وہ گوادر میں موجود ہیں، لیکن حکومت کا کوئی ترجمان پچھلے 24 گھنٹے سے کوئی ابھی تک بریفنگ نہیں دے رہا۔ ہمارے ساتھ بڑے سینئر سیزن رہنما نوابزادہ حاجی لشکری رئیس موجود ہیں۔ رئیسانی فیملی بلوچستان میں ایک عرصے سے بڑا اہم کردار سیاست میں کردار رہی ہے، ان کے بھائی چیف منسٹر بھی رہے ہیں بلوچستان کے۔ شکریہ حاجی صاحب، آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا۔ تو حاجی صاحب، یہ جو چیف منسٹر نے کل اسمبلی میں کہا کہ ان کا ایک تحریری معاہدہ ہوا، کیا تحریری معاہدہ ہوا؟ اور اگر تحریری معاہدہ ہوا تو جو نیگوشیشن ہوئے ہوں گے، اول تو وہ سامنے لانے تھے، اور خلاف ورزی کی تو کیا کی؟ اس کا مطلب یہ وہ ایک تحریری معاہدے کے ذریعے ڈاکٹر مارنگ گوادر گئیں، انہیں اجازت ملی، ایک حد تک کہتے ہیں وہ پرامن تھیں، اس میں یقیناً اور لوگ بھی داخل ہو گئے۔ آپ کس طرح دیکھتے ہیں اسے؟ پولیٹیکل نیگوسیشن تو اس وقت ہو سکے گا جہاں تنظیم ہو اور جہاں لوگ باقاعدہ ایک ایجنڈا کے تحت ہو کام کرنا چاہیں، مگر یہاں تو ایک بہت بڑا افراتفری ہے۔ آپ دیکھیں پاڑا چنار میں بھی اسی قسم کی حالت ہیں، سوات میں حالت ہے، ساؤتھ وزیرستان میں خود جماعت اسلامی والوں کو اچانک بجلی کا معاملے کا خیال آیا، تو ہمارے جو حلقہ احباب ہیں وہ کہتے ہیں کہ ایک بہت بڑا چینج یا تبدیلی آ رہی ہے، جیسے ضیاء اللہ کے دور میں اور مشرف کے دور میں آیا تھا، اور یہ جتنا بڑا افراتفری ہے اس کے پس پردہ ایک بہت بڑا پروگرام ہے اور جو خطرناک ہو سکتا ہے۔ لیکن حاجی صاحب، اس میں مشکل یہ بھی تو ہے نا کہ یہ جو بلوچستان میں یا گوادر میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کو میں یہ ٹھیک ہے کہ پورا ملک اس کے بارے میں بڑا بے چین ہے، لیکن وہ ایک آئسولیشن میں ہے۔ یعنی جس طرح 70 کی دہائی میں ہم دیکھتے تھے کہ جو کچھ بھی ہوا پہاڑوں پر ہوا یا بلوچستان کے کچھ شہروں میں ہوا، ابھی بھی گوادر یا اس کے اطراف میں ہو رہا ہے، لیکن بہرحال وہ اگر جیسے تحریک انصاف ہے، چلیں ان کی تحریک لاہور میں بھی ہے، کراچی میں بھی ہے، پشاور میں بھی ہے، لیکن یہ تو بلوچستان تک پھر، اور وہ بھی جس میں بڑی تعداد میں خواتین ہیں، وہاں تک محدود ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ رئیسانی صاحب، صوبے کے اندر چھوٹے چھوٹے پارٹیاں بنائی ہیں تاکہ ان کا کنٹرول وفاق میں یا مرکز میں نہ ہو، تو اسی لیے بلوچستان کے ایشو بھی آئسولیٹڈ ہے۔ یہاں پولیٹیکل پارٹیز عوام میں نہیں، سرینا ہوٹل میں بنتے ہیں، اور لوگ تو کہتے ہیں پرنس کریم آغا خان کا پارٹی بنا تھا کچھ دن پہلے سرینا ہوٹل میں، تو ان کا پھر کنٹرول تو عام لوگوں میں نہیں ہوگا۔ آئسولیشن نہیں ہے، جہاں بھی دنیا میں بلوچ بستے ہیں یا اس قسم کے تحریکیں ہیں، ان کی حمایت کرنے والے لوگ ہیں، تو بین الاقوامی طور پہ بھی تو اس تحریک کی حمایت ہے۔ جب بلوچستان پر جب گفتگو کی جائے یا حالیہ صورتحال پر بھی گفتگو کی جائے، کیونکہ حساس معاملہ ہے، برادر ملک چائنا کا معاملہ ہے، سپیک ہے، لیکن سپیک کے حوالے سے جو بلوچستان کی اہمیت ہے اس میں آپ یہ نہیں سمجھتے کہ جو فورن فورسز ہیں وہ بلوچستان میں ایک بے چینی پیدا کرنے میں انڈیا کا تو خیر الگ رول ہے۔ ایون ڈونلڈ لو نے 3 دن پہلے وہاں سے کانگریس میں خطاب کرتے ہوئے کہا تھا کہ چین ماضی ہے اور امریکہ مستقبل ہے، یعنی اس میں یقیناً وہ سپیک کے پس منظر میں کہہ رہے ہوں گے کہ جس کا بیسڈ بہرحال بلوچستان ہے۔ حاجی لشکری ثانی، دیکھیں امریکی کانگریس مین نے جو بات کیا ہے، آپ کا بھی اندازہ ہے کہ وہ ایک سنجیدہ عمل اور سنجیدہ سماج سے ان کا تعلق ہے، یقیناً ان کے اس بات کے پس منظر میں ان کا کوئی پلان ہوگا۔ یہ تو بہت عرصے سے چینی جو ایک باقاعدہ طور پہ ایک انٹلیکچوئل کا ایک ادارہ تھا، انہوں نے کہا کہ ہمیں لگ یہ رہا ہے کہ ہمارے ساتھ بھی وہ ہوگا جو روس کے ساتھ افغانستان میں ہوا، تو ڈونلڈ لو ہے یا وہ بات کر رہے ہیں، یقیناً پس منظر میں کوئی ان کا پلان ہوگا اور ان کا بات سچ نکل سکتا ہے۔ دکھ بھی رہا ہے کہ اس وقت پورے پاکستان میں اچانک اتنے
जो है मामलात उठे और इतना शोरश उठा है। अजय, एक और ज़्यादा जो अहम बात है कि यानी आप दुरुस्त कह रहे हैं कि बलूचिस्तान को जिस तरह नज़रअंदाज किया जा रहा है कि आज कौमी असम्बली का इजलास हो रहा है, मैं देख रहा था कि वज़ीर और अपोजिशन भी उनके वही नाम नहाद झूठे जाली एदाद शुमार और वही तहरीक इंसाफ पर बरस रहे हैं। यानी कौमी असम्बली में मैंने इस बलूचिस्तान की और ख़ास तौर पर गवादर की कोई बाज़गश सुनाई नहीं दे रही। बिजली के बारे में भी मुख्तलिफ दावे किए जा रहे हैं। तो ये जो ना ये इस यकजहती के बारे में बात कर रहे हैं, तो इस्लामाबाद का मुकम्मल तौर पर नज़रअंदाज कर देना ये तो और ज़्यादा संगीन बात है। हाजी साहब, देखिए, मैं ये समझ रहा हूँ कि मेरे फिक्र में ये है कि हम एक बड़े तब्दीली की तरफ जा रहे हैं और वो तब्दीली इस खित्ते के लिए बहुत खौफनाक हो सकता है, क्योंकि हमारा जो साबिका तारीख है, इसी किस्म के हालात के बाद फिर अफगानिस्तान में एक बहुत जंग छिड़ा। कहीं ये तो नहीं है कि हम अपने हमसाए ममालिक ईरान के साथ हालात को बिगाड़ने के लिए एक मुल्क के अंदर एक ऐसा माहौल बना रहे हैं ताकि यहाँ बताया जाए कि जमहूरियत नाकाम है और जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो डिलीवर नहीं कर सकते, तो फिर एक टेक्नोक्रेट्स का हुकूमत ला के बिठाया जाए, उसके बाद वही काम हो जो पहले भी हुआ है। हमारा जो अपना जो ग्रुप का जो कोर कमेटी का तज्जिया, हम इस नतीजे पहुंचे हैं कि ये जो सारा अफरा तफरी है ये शायद जो एक बैनुल अक़वामी सियासत का हिस्सा हो। शुक्रिया हाजी लश्करी रईसानी साहब। मैंने जैसे कहा कि बलूचिस्तान की सूरत हाल इंतहाई कशीदा, इंतहाई संगीन है और अफसोसनाक अमर यह है कि इस्लामाबाद तो इससे बिल्कुल लाइल्म बेखबर नज़र आता ही है। खुद बलूचिस्तान की क़यादत भी उस तरीके से इसको किस तरह देख रही है। सादिक इमरानी बड़े सीनियर रहनुमा हैं, बरसों इन्होंने ज़िया-उल-हक़ के दौर में जेल काटी, इस वक्त वो इस हुकूमत अहम वज़ीर भी हैं। शुक्रिया सादिकन, आपने वक्त निकाला। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि आज आप वज़ीर हाउस में भी बैठे रहे, फिर कोई तहरीरी माहिदा भी आप ये कहते हैं। आप लोग तो अवामी लोग हैं, सियासी लोग हैं, इंटरनेट सर्विस बंद, मोबाइल फ़ोन, खबरें नहीं आ रही हैं, अफवाहें फैल रही हैं। आपको पता है अफवाहें ज़्यादा कितनी ख़तरनाक होती हैं। तो हमें बताएं ना कि बलूचिस्तान गवर्नमेंट और आपके जो वज़ीर आला 48 घंटे गुजर चुके हैं अब तक गवादर के सिलसिले में, उन्होंने क्या किया है? वो लांगो कह रहे थे कि जी सब मुंतशिर हो गए, बात मसला हो गया, उसके बाद तो एक और खौफनाक खबर आ गई। सादिक जान, ग्वादर का इशू, बलूचिस्तान के अवाम चाहते हैं कि तरक्की, खुशहाली, अमन, यही कौन पर कुव्वतें कहती आई हैं कि 75 साल गुजर गए कि बलूचिस्तान पे तवज्जो नहीं दी जा रही। ग्वादर एक बैनुल-अक़वामी पोर्ट है जिसको हुकूमत पाकिस्तान और बलूचिस्तान हुकूमत ने एक मुआहदे के तहत चीनी हुकूमत के साथ एक मुआहदा किया जिस पर ये पोर्ट की तामीर पे काम हो रही है, जिससे बलूचिस्तान के अवाम के मफादात वाबस्ता हैं। जहाँ जिस सूबे में बेरोजगारी हो, तरक्की का अमल रुका हुआ हो, वहाँ पे अगर इस किस्म के फैसले हों, जहाँ तरक्की की राहें खुली, तो लोगों को उस शहर के अंदर अमन अमान को खराब करना नहीं चाहिए। सादिक जान, आपकी तो कोई गवर्नमेंट नज़र ही नहीं आ रही है। पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट इस वक्त का ग्वादर तो छोड़ें, मकरान तो छोड़ें, नज़र ही नहीं आ रही है। न कोई तर्जुमान नज़र आ रहे हैं, ना आप यहाँ का कोई रोल नज़र आ रहा है, ना कोई ये बताया जा रहा है कि इतना बड़ा कोई हज़ारों की तादाद में ख़वातीन, आपको भी इल्म है बलूचिस्तान माशरे में अगर ख़वातीन इतनी बड़ी तादाद में गवादर में बैठ कर धरना दें। फिर हमने ये सुना था कि जी बड़ा वफ्द बाहर से आने वाला है, एयरपोर्ट का इफ्तिताह हो रहा है, बड़े हसास मामला हैं और इस सिलसिले में इस्लामाबाद का तो गैर संजीदा रवैया है ही। लेकिन आपकी अथॉरिटी से जो गवर्नमेंट खास तौर में सरफराज बुख्ती साहब का कहूँगा, एक तकरीर करके वो समझते हैं मसला हल कर दिया उन्होंने। क्यों नहीं बताते कि क्या अब तक उन्होंने इस सिलसिले में पेशरफ्त की है? देखिए, पूरी हुकूमत बलूचिस्तान की और वज़ीर आला की पूरी कोशिश रही है कि मुज़ाकरात के साथ
مسائل کا حل نکالا جائے. اور حکومت نے ان کو دعوت دی تھی کہ اگر آپ مظاہرہ کرنا چاہتے ہیں، لانگ مارچ کرنا چاہتے ہیں، تو آپ تربت میں اور جگہ کوئی سلیکٹ کریں، کیونکہ یہاں پہ ایک کورٹ کا افتتاح ہو رہا ہے. بس وہ ایک منصوبے کے تحت ان کو شعوری یا غیر شعوری طور پر ان کو جذباتی بنایا جا رہا ہے یا بنایا گیا ہے. یہ تو جیسے آپ نے کہا کہ بلوچستان میں پیپلز پارٹی کی حکومت، یہاں پہ 4 جماعتوں کی حکومت ہے، مخلوط حکومت ہے، جس میں ہمارا ایک شیئر ہے. یہاں مسلم لیگ بھی ہے، یہاں باپ پارٹی بھی ہے، جماعت اسلامی بھی حکومت کا حصہ ہے. تو ظاہر ہے کہ ایک مخلوط حکومت لیکن نہیں، وہ اپنی جگہ مخلوط حکومت نہیں. اول تو خیر ہمیں یہ بھی خبریں آ رہی ہیں کہ خود پیپلز پارٹی کی حکومت کے درمیان، پیپلز پارٹی کے درمیان جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان میں بھی کافی کچھ تعلقات خوشگوار نہیں ہیں. لیکن جو آپ کے صوبائی وزیر داخلہ ہیں، غالباً 4-4:30 بجے وہ ایک اسٹیٹمنٹ دیتے ہیں، سب لوگ منتشر ہو گئے، حالات درست ہو گئے، سب کچھ ہو گیا. 1.5 گھنٹے بعد ISPR کا ترجمان آتے ہیں، کہتے ہیں جی لوگوں نے حملہ کیا، شہید کیا، ایک سپاہی کو زخمی کیا. اتنے بے خبر. اس کے بعد آئے ہی نہیں. 24 گھنٹے بعد سے وہ آپ کے صوبائی وزیر داخلہ صادق عمرانی صاحب. سوال ان سے کریں کیوں نہیں آئے. لیکن ایک سپاہی میرے حلقے سے ہے جو میر حسن میں، اس کی شام 6 بجے تدفین ہو رہی ہے، جس کو گولیاں لگی ہوئی ہیں. اس کو شہید کیا گیا. اس کے اسی طریقے سے ایک لیفٹیننٹ کرنل ہیں، وہ شہید ہوئے ہیں. اور کوئی 10-12 سپاہی ہیں جن کو شدید چوٹیں آئی ہیں، جو ان پر حملہ کیا گیا ہے. نہیں تو خیر شکریہ صادق عمرانی صاحب، آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا. صادق عمرانی صاحب گورنمنٹ کا موقف پیش کر رہے تھے، وہ یہ بھی کہہ رہے تھے کہ یہ مخلوط حکومت ہے، صرف پیپلز پارٹی کی الزامات کو آپ دوش نہ دیں. ذرا دیکھتے ہیں کہ جماعت اسلامی کے دھرنے کی کیا صورتحال ہے، مگر ایک وقفے کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا. ٹی وی میں ایک بار پھر مجاہد انڈیا آپ کو خوش آمدید کہتا ہے. ادھر اسلام آباد میں دھرنا جماعت اسلامی کا جاری ہے. کل ملک بھر میں انہوں نے احتجاج کی کال بھی دی ہے. ہمارے ساتھ جماعت اسلامی کے دھرنے میں فیضان خان موجود ہیں. جی فیضان، کیا پوزیشن ہے؟ جو 4 دن ہو گئے ہیں، بیچ میں مذاکرات بھی ہوئے، دھرنے میں کیا بہت بڑی تعداد میں لوگ بڑھ رہے ہیں، کم ہو رہے ہیں، اور کوئی صورتحال کشیدہ ہے؟ کیا صورتحال ہے فیضان؟ جی مجاہد صاحب، صورتحال دھرنے کی یہ ہے کہ جیسے ہی شام ہوتی ہے تو دھرنے میں شرکا کی تعداد میں اضافہ ہو جاتا ہے، اور قائدین بھی جو ہے وہ اس دھرنے میں آتے ہیں، خطابات کرتے ہیں. اس وقت بھی یہاں پہ مقامی قیادت کا جو خطاب کا سلسلہ ہے وہ جاری ہے، اور اب سے کچھ دیر بعد امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان بھی یہاں پر آئیں گے اور یہاں پر خطاب کریں گے. آج ملک بھر سے جو تاجر برادری ہے انہیں دعوت دی گئی تھی کہ آج اس دھرنے میں آئیں، اور ان کے لیے جلسے کا اہتمام کیا گیا تھا. اور اسی طرح ملک بھر سے جو تاجر برادری ہے وہ یہاں پر لیکن کیا فیضان کے دوران حکومت سے کوئی مذاکرات آج ہوئے، کوئی ان کے یہ ابھی ہونے کا امکان ہے؟ جی جی ہاں بالکل مجاہد صاحب، اب سے کچھ دیر قبل ہماری لیاقت بلوچ صاحب سے بات ہوئی تھی جو مذاکراتی کمیٹی کے سربراہ بھی ہے. تو انہوں نے انڈیا دیا ہے کہ آج کسی بھی وقت حکومت کے ساتھ ایک مرتبہ پھر نشست ہو سکتی ہے. حکومت نے جو ٹیکنیکل کمیٹی تھی وہ بنا لی ہے، اور جماعت اسلامی کو کمیٹی کو آگاہ بھی کر دیا ہے. اور اس وقت جو ہے جماعت اسلامی کی جو قیادت ہے وہ مشاورت کری ہے، جس کے بعد لیاقت بلوچ جو ہے وہ حکومتی کمیٹی کو آگاہ کریں گے، اور آج کسی بھی وقت ایک اور ملاقات ہونے کا امکان جو ہے وہ ظاہر کیا جا رہا ہے. فیضان یہ کیا اتنا بڑا دھرنا ہے کہ اس نے اسلام آباد کو ڈسٹرب کیا ہے؟ جیسے لبیک کا تھا، سڑکیں راستے بند ہو گئے تھے، یا نہیں سمجھ رہے ہیں کہ یہ اتنا بڑا دھرنا نہیں ہے کہ اس نے اسلام آباد کو بہت زیادہ متاثر کیا ہو؟
देखिए मुजाहिद साहब, इसमें बहुत बड़ी तादाद जो है जमात इस्लामी की कारकुनों की नजर आती है। सुबह के वक्त गर्मी की वजह से तो लोग नहीं होते, लेकिन जो वक्त गुजरता जाता है मौसम बेहतर होता है तो बहुत बड़ी तादाद यहाँ पर कारकुनों की यहाँ पर आमद का सिलसिला शुरू हो जाता है। खवातीन कारकुनान भी यहाँ पर बड़ी तादाद में जो है यहाँ पर आती है और उनका यही मुतालबा है कि अमीर जमात इस्लामी डी चौक की तरफ जाने का ऐलान करे ताकि डी चौक पर जाके धरना दिया जाए और हुकूमत से रिलीफ हासिल किया जा सके। क्या दीगर पार्टियों के लोग भी इसमें कुछ शरीक हो रहे हैं, खासतौर पर तहरीक इंसाफ वगैरह के, या नहीं अभी तक? आज बानी पीटीआई ने ऐलान तो किया था कि हिदायत भी की थी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कायदीन यहाँ पे शिरकत करेंगे, लेकिन अब तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से कोई कायदीन जो है उनके यहाँ पर मौजूद नहीं है। जबकि जमात इस्लामी ने का कहना है कि किसी भी जमात से ताल्लुक़ रखने वाले कोई भी रहनुमा हो, कोई भी कारकुन हो, तो वो उनको वेलकम करेंगे कि अपने धरने में आएँ, क्योंकि ये अवामी मसला है। अवाम के मसले के हम बाहर निकलें तो जो भी इस धरने में आना चाहता है, अवाम के लिए आवाज़ उठाना चाहता है, तो हम उसको तो आपको ऐसा लगता है कि ज़ाहिर आज और यानी कल तो खैर मुल्कगीर गालिबन एहतजाज की कॉल दी है, यानी ये जारी जो आज है वो कल भी जारी रहेगा और आगे भी जारी रह सकता है अगर हुकूमत ने संजीदा मुज़ाकरात नहीं किए? जी हाँ, बिल्कुल। यहाँ पर जो जमात इस्लामी की क़यादत है या कारकुन है, उनका बिल्कुल भी इरादा नहीं लग रहा कि वो धरना जो है वो ख़त्म करें किसी भी मुतालबात के मानने बगैर। और लग यही रहा है कि जिस तरह अमीर जमात इस्लामी ने ऐलान किया है कि इससे धरने को मुल्कगीर सतह पे फैला दिया जाएगा और कल कराची में गवर्नर हाउस के सामने भी धरना देने का ऐलान किया गया है, तो लग यही रहा है कि मुल्कगीर जो है ये धरना फैल जाएगा और हुकूमत को मुश्किलात हो सकती है। शुक्रिया सलमान हमें जमात इस्लामी के आगाह कर रहे थे कि उनका कहना था कि शाम को होते ही उनकी तादाद भी बढ़ जाती है और हुकूमत से इनके अभी तक जो भी मुज़ाकरात हुए हैं वो कामयाब नहीं हो सके और कल मुल्कगीर एहतजाज की कॉल जमात इस्लामी ने दी है। इसी के साथ ही GTV से मुजाहिद बिल को इजाज़त दीजिए।